दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारी एटमॉस्फेयर से कैसे एयर को अंदर लेते हैं और फिर उसकी हेल्प से उनकी बॉडी के अंदर क्या क्या प्रोसेस करते हैं, फिर बाद में हमारी जो एयर को बाहर निकालते हैं वो कौन सी रहती है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को बोलता है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। अब कहता है One day, Bojo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year। कहते हैं कि भाई एक लड़का बोजो होता है वो वेट कर रहा होता है अपने दादा दादी की, जो कि बहुत टाइम के बाद उनके घर आ रही थी। ठीक है, ही वॉज इन अ रियल हरे एज ही वॉन्टेड टू रिसीव दैम एट द बस स्टॉप। और कहते हैं कि वो बहुत खुश होता है इस बात को लेकर कि मैं उनको बस स्टॉप के ऊपर लेने जाऊँगा। He ran fast and reached the bus stop in a few minutes. He was breathing rapidly. His grandmother asked him why he was breathing so fast. Bojo told her that he came running all the way. अब यहाँ पे क्या होता है, तो उनको लेने के लिए वो फटाफट से भागता हुआ बस स्टॉप की तरफ जाता है। और वहाँ पे जाके जब वो जाता है तो जो उसकी सांस लेने की जो हमारी, आपको पता है जब हम भाग के एकदम से रुकते हैं तो वो बहुत तेज़ हो जाती है। ठीक है, हम जल्दी जल्दी एयर को अंदर लेते हैं, जल्दी जल्दी बाहर निकालते हैं। आपने इस चीज़ को ज़रूर महसूस किया होगा। तो उसकी दादी उसको ऐसा करते देखती है तो उससे पूछती है कि बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों हाफ रहे हो। तो वो कहता है मैं पूरे के पूरे रास्ते आपके पास भागा भागा आया हूँ, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। ही वंडर्ड व्हाई रनिंग मेक अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। तभी उसके माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई मैं भाग के आया तो जो मैं सांस ले रहा हूँ वो इतना तेज़ कैसे हो गया। मैं बहुत जल्दी जल्दी अब सांस को अंदर ले रहा हूँ, जल्दी जल्दी बाहर निकाल रहा हूँ, तो जो मेरी ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज़ क्यों हो गई। The answer to the बोजो क्वेश्चन lie in the understanding why we breathe। तो चलो आज हम बोजो के क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे, और जो उसका आंसर है उसको समझने के बाद हम तभी समझ पाएंगे उसके आंसर को, तब हम इस आज के चैप्टर को बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ब्रीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, लेट अस लर्न अबाउट द रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारी ब्रीथिंग रहती है, हमारा सांस लेना रहता है, वो हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस का एक पार्ट रहता है। तो चलो फटाफट से अब समझते हैं कि जो हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो क्या होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यही बात कहते हैं व्हाई डू वी रेस्पायर, यानी कि हम रेस्पायर क्यों करते हैं। तो चलो इसको स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं इन चैप्टर 2 यू हैव लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल्स। कहते हैं कि हमने अपने चैप्टर 2 के अंदर स्टडी किया था कि भाई जो हम सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम सब सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, और जो हमारे सेल रहते हैं बॉडी के, हमारी सबसे छोटी यूनिट यहाँ पे रहती है अभी के लिए। अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और देखा यहाँ पे कहते भी है कि जो आपका सेल रहता है वो आपकी सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट रहती है हमारी बॉडी की। Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction। कहते हैं कि जो हमारा सेल रहता है वो कुछ फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करता है, जैसे कि भाई हमारा जो न्यूट्रिशन होता है उसको देता है, साथ में जो ट्रांसपोर्ट करना होता है हमारा मटेरियल उसमें हमारी हेल्प करता है, और जो हमारे सेल का वेस्ट होता है उसको वो बाहर निकाल देता है, और जो हमारा सेल है वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस का भी यहाँ पे यूज़ करता है अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। टू परफॉर्म दिस फंक्शन सेल नीड्स एनर्जी। इन सभी चीज़ों को करने के लिए हमारे सेल को भी तो एनर्जी चाहिए होगी ना। इवन वैन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। कहते हैं कि अगर कभी हम सोते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो उन सभी कामों को करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, आप मेरी इस बात से यहाँ पे सहमत होंगे। बट वेयर डज इज दिस एनर्जी कम फ्रॉम। तो आप इस बात को सोचिए कि ये एनर्जी हमारी बॉडी में आती कहाँ से है। कैन यू से वाई यूर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड बी ईट रेगुलरली। और क्या कभी आपने इस बात को सोचा कि आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि भाई आपको सही टाइम के ऊपर खाना खा लेना चाहिए। द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी। जो हमारा फूड रहता है ना, अब वो तो हमारी एक स्टोर्ड एनर्जी रहती है, यानी कि आपने फूड खा लिया, आपके जो स्टमक है या फिर आपका जो भी पूरा का पूरा सिस्टम रहता है आपकी बॉडी के अंदर फूड स्टोर करने का, वहाँ पे आपका फूड स्टोर हो जाता है। ठीक है, विच इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और जो उसके अंदर की एनर्जी होती है ना हमारे फूड के अंदर,
वो तभी बाहर निकल पाती है जब हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस को करते हैं। वरना हमारा फूड क्या है, सिर्फ एक स्टोर्ड एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। उसके अंदर से एनर्जी हमें तभी मिल पाएगी जब हम किसका यूज़ करेंगे, रेस्पिरेशन प्रोसेस का, ठीक है। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। और इसलिए हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं सभी के सभी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं हमारे फूड से एनर्जी लेने के लिए, ठीक है। तो चलो अब आगे समझते हैं। अब आगे कहते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर, यू नो दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन, वी ब्रीथ आउट एयर विच रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब कहते हैं कि जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो क्या होता है, हम अपने अंदर हवा लेते हैं जिसके अंदर क्या रहती है, आपकी ऑक्सीजन रहती है। और हम कुछ टाइम के बाद क्या करते हैं, अपनी हवा को बाहर निकालते हैं जिसके अंदर क्या रहती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। और कहते हैं कि जो भी हम अपने अंदर जो ब्रीथ करते हैं, हवा लेते हैं, जो हमारी ऑक्सीजन हम लेते हैं, वो क्या होती है, हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंच जाती है, यानी कि जो हमारे सभी के सभी सेल हैं उन तक वो हमारी जाती है। इन दी सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। और कहते हैं कि जो हमारे सेल के अंदर हमारा फूड रहता है उसके ब्रेक डाउन में फिर वो क्या करती है, हमारी ऑक्सीजन हेल्प करती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन की हेल्प से जब हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है और हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। और यहाँ पे कहते भी है कि जो आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन रहती है वो हमारे सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, ठीक है। अब तक आपको रेस्पिरेशन का मतलब समझ में आना स्टार्ट हो चुका होगा और आपकी रेस्पिरेशन कैसे वर्क कर रही है वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। अब कहते हैं कि जो हमारा सेल होता है वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा फूड होता है, हमारा ग्लूकोज होता है, वो टूट जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और पानी के अंदर किसकी हेल्प से, हमारी ऑक्सीजन की हेल्प से। When breakdown of glucose occur with the use of oxygen, it is called the aerobic respiration। अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर कभी ऐसा होता है कि जो हमारा ग्लूकोज होता है, हमारा फूड रहता है, वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में टूट जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से, तो उसको हम कहेंगे आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। कहते हैं कि बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि जो हमारा फूड रहता है वो ब्रोक डाउन हो जाता है बिना ऑक्सीजन के, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। वो आपको यहाँ पे गिवन है। जहाँ पे आपकी ऑक्सीजन की हेल्प होगी वहाँ पे तो हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे नहीं होगी वहाँ पे कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। और यहाँ पे कहते हैं कि जब भी हमारा फूड यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा तो उससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब आपको इतना प्रोसेस तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। बाकी यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाता भी है इक्वेशन बना के कि भाई जो आपका ग्लूकोज है वहाँ पे हमारी ऑक्सीजन है प्रेजेंस में, तो क्या होगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, साथ में वाटर मिलेगा और एनर्जी तो आपकी मिलेगी। You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air। अब यहाँ पे कहते हैं कि आपको इस बात का भी पता होगा कि हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो हमारी बिना हवा के सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि आपके यीस्ट। दे आर कॉल्ड दी एनारोब्स। इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, एनारोब्स कहते हैं, क्योंकि इनके एयर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इनको जो एनर्जी मिलती है किसके जरिए मिलती है, हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन के जरिए। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर हमारी ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं होती तो जो हमारा ग्लूकोज होता है, हमारा फूड होता है, वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में आपका टूट जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाता भी है इस इक्वेशन के अंदर कि भाई आपका ग्लूकोज है, यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या मिला हमें, अल्कोहल मिली, कार्बन डाइऑक्साइड मिली और आपकी एनर्जी मिली। अब यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएगा, इसको सुनना। कहता है यीस्ट आर दी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। जो आपके यीस्ट रहते हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं, आपके सिंगल सेल। They respire anaerobically and during this process yield alcohol. They are therefore used to make wine and beer। और इसलिए जो हमारी ये होती है ना यीस्ट, इनका हम यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, हमारी जो वाइन होती है, हमारी बियर होती है, यानी कि शराब वगैरह को बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि यार इनको ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती,
और आपने यहाँ पे देखा कि जब हमारा ग्लूकोज टूटेगा, यहाँ पे किसके अंदर टूटेगा, विदाउट ऑक्सीजन टूटेगा, तो हमें क्या मिलेगी, अल्कोहल मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। तो ये जो अल्कोहल होती है यही आपकी शराब होती है, ठीक है। Our mucosal cell can also respire anaerobically but only for a short time when there is a temporary deficiency of oxygen। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारी मसल रहती हैं बॉडी के अंदर यार, वो भी हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन को करती हैं, लेकिन बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए, जब क्या हो, हमारे पास ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाए तब। During heavy exercise, fast running, cycling, walking for many hours of heavy weight lifting, the demand of energy is high। कहता है कि जब कभी आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बहुत तेज़ तेज़ भाग रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, आप वॉकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक, साथ में आपने जो बहुत हैवी वेट को उठा रहे हैं, तो जो आपकी बॉडी है उसकी एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड। जबकि जो आपकी ऑक्सीजन की वहाँ पे सप्लाई होगी वो तो उतनी ही लिमिटेड रहेगी ना, तो फिर क्या होगा, देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो वहाँ पे जो हमारी मसल सेल होंगी वहाँ पे आपकी एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है वो काम करना स्टार्ट कर देगी हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। बाकी अब कहता है जो हमारी ग्लूकोज होती है वो हमारी ऑक्सीजन की अब्सेंस में क्या करती है, लैक्टिक एसिड बनाती है और एनर्जी बनाती है, किसके अंदर, हमारी मसल्स के अंदर। आप यहाँ पे ये मत सोचना कि जो हमारी मसल्स हैं वहाँ पे भी अब अल्कोहल बनेगी, नहीं, अल्कोहल नहीं बनेगी, वहाँ पे बनेगा आपका लैक्टिक एसिड। तो चलो फटाफट से अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बताता है, कहता है हैव यू एवर वंडर व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो जो आपकी मसल्स के अंदर पेन होता है वो क्यों होता है, आपने क्या कभी ऐसा कुछ सोचा है। द क्रैम्प्स ओकर व्हेन मसल सेल रेस्पायर एनारोबिकली। अब कहते हैं कि वो जो आपका क्रैम्प होता है, थोड़ा बहुत दर्द होता है, वो इसलिए आपको होता है, या फिर जो थकान रहती है वो इसलिए आपको रहती है क्योंकि जो आपकी मसल्स उन्होंने कौन सी रेस्पिरेशन की है, एनारोबिकली उन्होंने क्या किया है, रेस्पायर किया है। The partial breakdown of glucose produce lactic acid. The accumulation of lactic acid cause muscle cramps। और यहाँ पे कहते हैं कि जो वहाँ पे आपका लैक्टिक एसिड अब प्रोड्यूस हुआ है ना, उसी की वजह से आपको क्या होता है, आपकी मसल्स के अंदर पेन होता है या फिर आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है आपकी मसल्स के अंदर। We get relief from cramps after a hot water bath or a massage। और कहते हैं कि अगर आपको इससे यहाँ पे आराम पाना है तो आप क्या करो, या तो आप मसाज ले लो या फिर आप गर्म पानी के साथ यहाँ पे नहा लो। कैन यू गैस वाई इट इज़ सो, हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप गर्म पानी में नहाओगे या फिर मसाज लोगे तो उससे क्या होगा कि जो आपकी बॉडी वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन आपका बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीज। और इसकी वजह से जो आपकी ऑक्सीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पहुँच पाएगी। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इन टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जैसे आपकी ऑक्सीजन वहाँ पे पहुँचेगी तो जो आपका लैक्टिक एसिड वहाँ पे बन रखा है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर टूट जाएगा और वहाँ से फिर चला जाएगा, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे इसका रीज़न समझ में आ चुका होगा। तो चलो अब बात करते हैं हमारी ब्रीदिंग को लेके, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं क्लोज योर नोस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट अ वॉच। कहते हैं कि आप एक काम करो, अपनी नाक को बंद कर लो, साथ में अपने माउथ को बंद करो, लेकिन आपको ये सभी चीज़ें तब करनी है जब आपके पेरेंट्स आपके साथ में हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक वॉच की तरफ देखना है, वाई डिड यू फील आफ्टर सम टाइम। और फिर आपको देखना है कि कुछ टाइम के बाद आपको कैसा फील होता है। हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज्ड। और कितने ज़्यादा टाइम तक आप इन दोनों को, अपनी जो नाक है, अपना मुंह है, इन दोनों को बंद रख सकते हैं बिना हवा लिए। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ। और टाइम को नोट करो, कितने ज़्यादा टाइम तक आप इसको यहाँ पे नोट कर सकती हैं। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग। तो अब आपको यहाँ पे ये बात ज़रूर समझ में आ जाएगी कि भाई आप बगैर सांस लिए नहीं रह सकते। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो आपकी ब्रीदिंग होती है इसका मतलब ही ये होता है कि भाई आप ऑक्सीजन को अंदर लेंगे, जो कि आपकी हवा ऑक्सीजन में रिच होगी आप उसको अंदर लेंगे, और जो आपकी हवा कार्बन डाइऑक्साइड रिच होगी आप उसको बाहर निकालेंगे अपनी बॉडी के अंदर से। किसका यूज़ करते हुए, आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का यूज़ करते हुए, जैसे कि भाई आपकी नोज़ हो गई, फिर अंदर आपके जो लंग्स वगैरह हो गई, उनकी हेल्प से।
द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड द इनहेलेशंस एंड गिविंग आउट एयर रिच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज द एक्सलेशन। और कहते हैं कि अगर आप अपनी ऑक्सीजन रिच हवा को अंदर लेते हो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन, और जो हम बाहर छोड़ते हैं हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को, इसको हम कहते हैं एक्सलेशन। ठीक है, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब कहते हैं कि ये जो हमारी रहती है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहती है और पूरी की पूरी ज़िंदगी हम ऐसा ही करते रहते हैं। हम ही नहीं, सभी ऑर्गेनिजम्स करती हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीथिंग रेट। और 1 मिनट के अंदर जितना इंसान सांस लेता है, मतलब कि अंदर बाहर सांस को छोड़ता है, वो उसका क्या रहता है, ब्रीदिंग रेट रहता है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशंस एंड एक्सहेलेशंस ऑन टेक प्लेस अल्टरनेटली। कहता है कि जो हमारी जब हम ब्रीदिंग लेते हैं तो एक तरफ से हम सांस को अंदर लेते हैं, दूसरी तरफ से उसको बाहर निकालते हैं। तो जो हमारी दोनों की दोनों प्रोसेस हो जाती हैं एक साथ में यहाँ पे वर्क करती हैं। अब ब्रीद मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। और जो आपकी ब्रीद कंप्लीट रहती है उसमें कंप्लीट आपका काउंट होता है कि भाई आपने सांस लिया भी और छोड़ा भी। ठीक है, वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट। क्या आप अपनी ब्रीदिंग रेट को यहाँ पे जानना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू नो वेदर इट इज़ कॉन्स्टेंट और इट चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन बाय द बॉडी। और क्या आप इस बात को भी यहाँ पे जानना चाहते हैं कि क्या आपकी हर टाइम सेम रहती है या फिर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट की हेल्प से चेंज होती जाती है। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक्टिविटी करनी होगी। तो यहाँ पे बोजो आपको बोलता है, Bojo noticed that when he released his breath after holding it for some time, he had to breathe heavily. Can you tell him why it was so? कहता है कि बोजो ने जब अपनी ऐसे नोस्ट्रिल को बंद किया, अपनी नाक और माउथ को हवा नहीं ली अंदर, तो उसको कुछ टाइम के बाद जब उसने इन दोनों को छोड़ा और हवा लेनी स्टार्ट की तो उसने बहुत गहरी गहरी सांसें ली। तो ऐसा उसने क्यों किया, उसकी बॉडी ने ऐसा क्यों किया? आप इसका जवाब मेरे को कमेंट करके पक्का बताना। ठीक है, तो चलो अब बारी आती है हमारी एक्टिविटी 10.2 की। यहाँ पे कहता है जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग। कहते हैं कि हमें जनरली इस बात का पता नहीं चलता है कि जब हम सांस लेते हैं तो भाई हम हवा को अंदर ले रहे हैं, बाहर लेते हैं, और ये हमारी कॉन्टिन्यूसली वहाँ पे चलती जाती है। हावेवर इफ़ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीदिंग। अगर आप चाहें तो आप काउंट कर सकते हैं अपनी ब्रीदिंग रेट को। ब्रीद इन आउट नॉर्मली, फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम यू ब्रीद इन एंड आउट इन अ मिनट। कहते हैं कि आप नॉर्मली ब्रीद इन करते जाओ, आउट करते जाओ और काउंट करो कि 1 मिनट के अंदर आपने कितना ब्रीद इन और आउट किया है। Did you inhale the same number of times as you exhaled? Now count your breathing rate after brisk walk and the after running. अब यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि आपको क्या करना है, आपको दोनों के दोनों काउंट करने कि भाई जितने टाइम आपने सांस अंदर ली उतने टाइम आपने बाहर छोड़ी या नहीं छोड़ी। उसके बाद आपको ये भी काउंट करना है कि जब आप नॉर्मल सांस लेते तो आपने 1 मिनट के अंदर कितना लिया, और जब आपने रनिंग करके, भाग के, दौड़ के, एक्सरसाइज करके सांस ली तो जब आपकी रेट क्या थी उस टाइम पे। ठीक है, अब आगे कहते हैं रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट एज सून एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। अब कहते हैं कि उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी ब्रीदिंग रेट है आपको उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है पूरा का पूरा रेस्ट लेने के बाद में तब भी। टेबुलेट योर फाइंडिंग एंड कंपेयर योर ब्रीदिंग रेट्स यूजिंग डिफरेंट कंडीशंस विद दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। और फिर जो आपके क्लासमेट्स का रिजल्ट है उसके साथ में आपको अपने रिजल्ट को यहाँ पे कंपेयर करके देखना है। From the above activity, you must have realized that whenever a person need extra energy, she breathe faster as a result more oxygen. अब यहाँ पे हमें ये बात तो पक्का समझ में आ गई कि जब हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए रही होगी, और ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए हमें बहुत जल्दी यहाँ पे ब्रीद करना होगा। ठीक है, बाकी जो भी यहाँ पे आपकी आती है रिकॉर्डेशन या फिर जो भी आपने एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपका रिजल्ट आता है उसको आप यहाँ पे राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलो फटाफट से अब आगे बात करते हैं। अब कहता है इज सप्लाइड टू आवर सेल, इट्स स्पीड अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। अब कहता है जैसे ही हमारी जो ऑक्सीजन की सप्लाई वो इंक्रीज़ होती है हमारे सेल के अंदर तो क्या होता है, उससे जो हमारा फूड का ब्रेकडाउन होता है वो भी हमारा फास्ट हो जाता है और हमें ज़्यादा एनर्जी ईजिली यहाँ पे मिल जाती है। डज दिस एक्सप्लेन वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी। क्या ये बात आपको ये बात भी समझा देती है कि भाई जब भी हम कोई एक्सरसाइज करके आते हैं तो हमें ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट क्यों होती है, या फिर हमें बहुत जल्दी भूख क्यों लग जाती है। ठीक है, तो अब इसका आंसर भी यहीं कहीं छुपा हुआ है जो मैंने आपको बताया है, और यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी वर्क करेंगी। आप इसको सोच सकते हैं, पूरे के पूरे आंसर को लिख सकते हैं। जो आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है वो यहाँ पे मिल जाएगा, मेरे को उस आंसर को भेज सकते हैं, मैं आपका देख लूँगा भाई आपने कैसा आंसर वहाँ पे लिखा है, या फिर आप कमेंट करके भी मेरे को बता सकते हैं। तो चलो अब आगे बात करते हैं। आगे कहते हैं ऑन एन एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीद इन एंड आउट 15-18 टाइम्स इन अ मिनट। अब यहाँ पे कहता है अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें, अगर वो रेस्ट पोजीशन के अंदर है तो 15 से 18 टाइम तक क्या करता है, अपनी सांसों को लेता है 1 मिनट के अंदर। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। अब यहाँ पे कहते हैं जैसे ही वो कोई हैवी एक्सरसाइज करता है तो जो उसका रेट है वो 25 पर मिनट पहुँच जाता है। ठीक है, वाइल वी एक्सरसाइज नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट वी ऑल्सो टेक डीप ब्रीथ्स एंड थस इनहेल मोर ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कहता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हम ज़्यादा सांसें ही नहीं लेते, हम बहुत गहरी गहरी सांसें भी लेते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारी ऑक्सीजन रहती है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं। When you feel drowsy, does your breathing rate slow down? Does your body receive sufficient oxygen? अब यहाँ पे कहता है जब कभी आपको सुस्ती वगैरह फील होती है तो जो आपकी ब्रीदिंग रेट होती है क्या वो स्लो हो जाएगी, या फिर जो आपकी बॉडी है वो सफिशिएंट ऑक्सीजन उस टाइम पे ले पाएगी, या फिर कम लेना स्टार्ट कर देगी। तो चलो अब बात करते हैं हमारी एक्टिविटी 10.3 की। अब बाकी यहाँ पे आपको दिखाता है इसके अंदर बेसिकली इस फिगर को, और कहना चाहता है कि भाई आप इन अलग अलग कामों को देखो और यहाँ पे अपने ब्रीदिंग रेट को मापने की कोशिश करो कि भाई इस टाइम पर आप कितनी सांसें ले रहे हो 1 मिनट के अंदर, इस टाइम पर कितनी ले रहे हो। ये आपकी एक्टिविटी, आप खुद से इस चीज़ को यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहता है फिगर 10.3 shows that the various activities carried out by a person during a normal day। अब कहते हैं कि जो आपकी ये फिगर है ना, इसके अंदर हमने उन एक्टिविटीज़ को दिखाया है कि भाई जो भी आपका इंसान पूरे दिन में आपका कर ही लेता है, कोई ना कोई हर चीज़ को कर ही लेता है। कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी स्लोवेस्ट एंड इन विच इट विल बी फास्टेस्ट। अब यहाँ पे कहता है कि आप इस फिगर को देख के कह सकते हैं कि भाई कौन सी पोजीशन के अंदर जो हमारा इंसान है ज़्यादा जल्दी ब्रीदिंग करेगा और कौन सी के अंदर हमारा कम ब्रीदिंग करेगा। ठीक है, असाइन नंबर्स टू द पिक्चर्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीदिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे क्या कहता है, उसके बाद आपको क्या कर देना है, इनको ऑर्डर में लगा देना है कि भाई ये ज़्यादा लेता है, उसके बाद थोड़ी सी कम ये लेता है, इससे फिर थोड़ी सी कम ये लेता है, और पूरी अपने इन पिक्चर्स को ऐसे लाइन में अरेंज कर देना है। ठीक है, तो अब आगे पहेली कहती है और ये जानना चाहती है टू नो वाई वी यार्न व्हेन वी आर स्लीपी और डोसरी। कहते हैं कि जब कभी भी हमें सुस्ती फील होती है या फिर नींद आने को होती है तो आपको पता होगा हम उबासियाँ लेते हैं, तो वो क्यों लेते हैं, उसका क्या रीज़न रहता है। ठीक है, बाकी यार चलो अब हम इसी के साथ अपने पार्ट को, इस वाले को यहाँ पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी ही मिल जाएगी, तो उसको सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, जिससे वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।